हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्गमूल और घनमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई टॉपिक समझना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वर्ग या फिर स्क्वायर। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। पूछा गया 2 का वर्ग क्या होगा या फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर पता करने के लिए क्या करेंगे, 2 को 2 से ही गुना कर देंगे और उसके बाद जो प्राप्त संख्या होगा वो हमारा 2 का वर्ग होगा। तो डेफिनेशन में यही कहता है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। तो 2 का वर्ग प्राप्त करने के लिए 2 को 2 से गुना करेंगे और जो प्राप्त संख्या है 4, वो इस 2 का वर्ग होगा। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। 5 का वर्ग क्या होगा, तो 5 को 5 से गुना करने पर जो संख्या आएगा 25, वो 5 का वर्ग होगा। अब देख लेते हैं कि इसको और किस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 गुने 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। 5 गुने 5 को आप लिख सकते हैं 5 का पावर 2। यहाँ पे एक दो टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है 5, इसे हम लोग बेस कहते हैं या फिर आधार कहते हैं। ठीक है, जो बड़े अक्षरों में है उसे बेस कहते हैं, या फिर जो नीचे रहता है उसे बेस कहते हैं। और जो ऊपर है हमारा ये, इसे हम लोग पावर कहते हैं या फिर घात कहते हैं। तो किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए जो पावर या घात होगा वो 2 ही होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। 3 का पावर अगर 3 लिख दिया तो क्या ये 3 का वर्ग है? तो सबसे पहले देखेंगे कि घात 2 है या नहीं। क्या यहाँ पे घात 3 है तो ये वर्ग नहीं है। तो 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग होगा 3 का पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुने 3। तो 3 का पावर हो गया, फिर 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि किसी संख्या का या किसी अंक का पावर अगर 2 है तो ही वह किसी संख्या का वर्ग बनेगा, नहीं तो वो वर्ग नहीं होगा। अब वर्ग की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें एक एक कर हम पढ़ते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है कि 0 का वर्ग 0 होता है। तो वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या में दिया होता है उसी को उससे गुना कर देते हैं। तो 0 का वर्ग निकालने के लिए 0 को 0 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर 0 होगा। इसलिए किसी भी 0 का वर्ग 0 ही होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है, सम संख्या का वर्ग सम ही होता है। उदाहरण से समझ लेते हैं। एक सम संख्या लेते हैं 2, इसका वर्ग निकालना है। वर्ग निकालना है मतलब 2 को 2 से गुना करना है। कितना आ गया, 4। संख्या क्या था हमारा 2, जो कि सम है, और उसका वर्ग या स्क्वायर वो भी सम है। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 10 एक सम संख्या है और 10 का हम स्क्वायर या फिर वर्ग निकालते हैं तो आता है ये 100। तो संख्या हमने लिया था सम और उस सम संख्या का स्क्वायर भी सम आ गया। एक और सम संख्या लेते हैं 8, और 8 का स्क्वायर या फिर वर्ग निकालते हैं तो 8 को 8 से गुना करने पे जो प्राप्त संख्या होगी वो होगी 64। यहाँ पे जिस संख्या को हमने लिया वो भी सम है और उस सम संख्या का वर्ग भी हमें क्या आया, सम है। तो यही प्रॉपर्टी है कि सम संख्या का वर्ग सम ही होता है। अगला है विषम संख्या का वर्ग विषम होता है।
तो एक विषम संख्या लेते हैं 1 और इसका वर्ग निकालते हैं। तो 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास 1 आता है। तो संख्या हमने लिया था विषम संख्या 1, उसका स्क्वायर करने पे जो हमारा संख्या है वो भी विषम है। दूसरा लेते हैं विषम संख्या 3। तो 3 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 3 को 3 से गुना कर देंगे और जो संख्या प्राप्त होगा हमें वो होगा 9। तो हमने जो संख्या लिया था 3 वो विषम था और उसका स्क्वायर भी विषम आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं विषम संख्या का 5 और इसका निकालने के लिए वर्ग निकालने के लिए 5 को 5 से गुना करेंगे, हमारा आंसर आएगा 25। तो जो संख्या हमने लिया था वो विषम था और विषम संख्या का वर्ग भी कितना आया है, विषम आया है। तो वही डेफिनेशन कह रहा है कि विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है। अब ये बोल रहा है कि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई दे दिया गया कि -2 का वर्ग निकालिए। तो -2 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, -2 को -2 से गुना कर देंगे। ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4। तो -2 एक ऋणात्मक संख्या है, मतलब नेगेटिव संख्या है। तो नेगेटिव संख्या का अगर स्क्वायर हम कर रहे हैं तब भी वो पॉजिटिव आ रहा है। और एक पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर देखते हैं, 2 का स्क्वायर। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो आगे 4। तो हम या तो नेगेटिव संख्या का स्क्वायर लें तब भी वो पॉजिटिव आएगा, या फिर पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर लें तब भी वो पॉजिटिव आएगा। मतलब किसी भी हालत में किसी भी संख्या का जो स्क्वायर या वर्ग होगा वो कभी भी नेगेटिव या फिर ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त होती है। इसका संकेत या चिन्ह स्क्वायर रूट होता है। तो एक दो उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 25 का वर्गमूल निकालें। 25 का वर्गमूल निकालें। तो 25 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि किस संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे तो वो 25 होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको सुविधा के लिए 25 का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा मैं लिख दे रहा अभी, वो हो जाएगा 5। अभी 5 कैसे होगा, जब आप 5 का वर्ग निकालेंगे तो वो होगा 25। ठीक, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। उसी तरह 16 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4। मतलब किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त होती है। तो 25 का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से आपको जो मूल संख्या है 25 वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं। अब एक टॉपिक आता है, वो होता है परिपूर्ण वर्ग संख्या। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं, जिसे इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या आए उस संख्या को परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं इसको आप एग्जाम्पल से आपको समझा रहा। ठीक, मान लीजिए कि एक संख्या दे दिया है 36 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो आया 6। तो वर्गमूल कितना आया, 6। ये एक पूर्ण संख्या है। ठीक, या फिर 25 का वर्गमूल निकालना है तो ये आएगा 5। ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर आपको एक एग्जाम्पल दे दिया √38 ले लो। ठीक, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 6 दशमलव कुछ आएगा। तो 6 दशमलव कुछ क्या पूर्ण संख्या है? तो हमें पता है कि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो जिस संख्या का स्क्वायर रूट पूर्ण संख्या हो वही संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो 36 परिपूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट वर्ग आ रहा है। 25 भी परिपूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 5 जो कि एक पूर्ण संख्या आ रहा है। लेकिन 38 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्क्वायर रूट
या फिर वर्गमूल की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है प्रत्येक सम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा कि जिस संख्या का स्क्वायर रूट होल नंबर आए या फिर पूर्ण संख्या आए, उन संख्याओं को परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है सम परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो सम परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएंगी? 16। ठीक, इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 4। तो हम इसका स्क्वायर रूट पहले लेते हैं, तो आया हमें 4। तो ये क्या है? रूल मैं बोल रहा हूँ, विशेषताएं क्या है? सम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है। ये सम परिपूर्ण वर्ग संख्या है और इसका जो स्क्वायर रूट है वो भी सम आया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 36 का ले लीजिए। ठीक, जब 36 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आएगा। ठीक, तो ये क्या है? सम है और इसका स्क्वायर रूट क्या आया? होल नंबर, मतलब सम परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो सम परिपूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर रूट भी सम ही आता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 64। 64 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आएगा कितना? 8। तो ये देखिए इसका स्क्वायर रूट 8 आया, यानी पूर्ण संख्या, मतलब ये एक सम परिपूर्ण वर्ग संख्या है और सम परिपूर्ण वर्ग संख्या है और इसका स्क्वायर रूट क्या आया? सम आया है। तो पहला जो विशेषता है वही है, प्रत्येक सम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सम ही होता है। अब जो दूसरी विशेषता है उसे देखते हैं, वो है कि प्रत्येक विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल विषम होता है। तो परिपूर्ण वर्ग संख्या हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, विषम परिपूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? एक लेते हैं 81। तो 81 का वर्गमूल कितना होगा? ये हो जाएगा 9। देखिए परिपूर्ण वर्ग संख्या है 81 जो कि विषम है और उसका स्क्वायर रूट भी आया 9 जो कि विषम है। एक और ले लेते हैं 121। तो 121 का स्क्वायर रूट निकालें तो आएगा 11। ये विषम है और जो हमारा परिपूर्ण वर्ग संख्या है वो भी विषम है। तो विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल विषम ही होता है। अब एक दो प्रॉपर्टीज और है जिसे हम देख लेते हैं, वो है किसी भी धनात्मक मतलब पॉजिटिव संख्या का वर्गमूल धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन व्यवहार में सिर्फ धनात्मक वर्गमूल को लेते हैं। मतलब कोई पॉजिटिव संख्या दिया गया है, अगर उसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन हम लोग यूज किसका करते हैं? बस पॉजिटिव का करते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझा दे रहा आपको। जैसे रूट 25 दिया है और पूछा गया कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट +5 भी होगा और -5 भी होगा। वो कैसे? तो हम इसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले +5 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं? उस संख्या को उसी संख्या से गुना कर देते हैं। तो प्लस 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 ही रहेगा और 5 को 5 और गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब -5 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। -5 को -5 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25। ठीक, तो किसी भी अगर पॉजिटिव संख्या का आप स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल निकालते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्या उसका वर्गमूल होगा, लेकिन हम लोग यूज किसका करते हैं? बस पॉजिटिव का करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखना। अगली प्रॉपर्टी है वो √x गुने √y बराबर √xy। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि दे दिया है √4 गुने √9। ठीक, तो हम इसको कैसे पहले हम यहीं पे इसे सॉल्व कर देते हैं। तो √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 और √9 का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक, तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 2 गुने 3, ये यानी 6। अब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इस फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो √4 दिया हुआ है और गुने √9, तो जो वैल्यू है उसका पहले गुना कर देंगे। तो 4 को 9 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36। और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर 6 आया और इस तरीके से भी आंसर 6 आया। तो ये फार्मूला आप याद कर लेना, आपके काम आएगा। अगला फार्मूला है √x/√y
को लिख सकते हैं √x/y। ये कैसे हम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास √100 दिया है और √4 दिया है, ठीक। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 होगा ऊपर में, स्क्वायर रूट इसका 100 का, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। अब इसी जो वैल्यू है XY का हम इसे यहाँ डाल के देखते हैं, तो 100/4, ठीक। ये कितना आ गया 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर वही आया जो इस तरीके से आया है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है या फिर फॉर्मूला है, आप उसे याद जरूर कर लेना। स्टूडेंट्स, अब हम सीखने जा रहे हैं कि वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो उसके दो मेथड है, पहला है गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा है भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, फिर देखेंगे कि गुणनखंड विधि का उपयोग कब नहीं करेंगे और भाग विधि का उपयोग कब होगा। तो सबसे पहले सीखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। पहले जो संख्या दिया गया है आपको, उसका सबसे पहले क्या कीजिए, आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। फिर समान गुणनखंड का जोड़ा बनाइए, मतलब पेयर बनाइए दो दो का। फिर प्रत्येक जोड़े से एक गुणनखंड लेकर उनका गुणनफल निकालेंगे। मैं इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा आपको। क्या है, 100 का वर्गमूल बताएं, ठीक। तो 100 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूँ। जितनी अभाज्य संख्याएं हैं पहले उन्हें लिख ले, मतलब 5-6 लिख ले, जरूरत पड़ेगा तो आप लिखते जाना आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में विशेषता होता है कि जो अब हम भाग देंगे ना, तो वो अभाज्य संख्या से ही देंगे, किसी और संख्या से नहीं दे सकते हैं। मैं इतना लिख ले रहा, अगर जरूरत पड़ा तो मैं आगे लिख लूँगा, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या दिया गया है उसे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब देखेंगे, पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करेंगे। क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग लग जाएगा। तो क्या 2 से 100 में भाग लग जाएगा, 50 बार में भाग लग जाएगा, ठीक। फिर देखेंगे क्या 2 से फिर से भाग लग जाएगा 50 में, तो 2 से लग जाएगा कितना बार में, 25 बार में, ठीक। अब क्या 2 से 25 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो 2 को कट कर देंगे। अब जो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है 3, अब 3 से देखेंगे, क्या 3 से 25 में भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा, तो इसे कट कर देंगे। अब अगली जो अभाज्य संख्या है वो है 5, क्या 5 से 25 में भाग लग जाएगा, तो 5 बार में भाग लग जाएगा, ठीक। फिर देखें क्या 5 से इस 5 में भाग लग जाएगा, तो हाँ 1 बार में लग जाएगा। अब जब यहाँ पे 1 आ जाए तो हम आगे भाग नहीं देंगे। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 5। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। 100 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 5 गुने 5। अब क्या है, दूसरा स्टेप है समान गुणनखंड का जोड़ा बनाएं। तो समान गुणनखंड हो गया 2 का 2 और 5 का 5, तो जोड़ा बना दिया हमने। अब क्या, प्रत्येक जोड़े से एक गुणनखंड लेकर उनका गुणनफल निकालें। तो प्रत्येक जोड़ा, ये एक जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया, तो इसमें से एक लेंगे, इस जोड़ा में से एक ही लेंगे और इस जोड़ा में से भी एक लेंगे और उसको गुना करने के बाद कितना आएगा 10। तो ये 10 इस 100 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर जोड़ा बनाइए, मतलब प्रत्येक गुणनखंड का समान गुणनखंड का जोड़ा बनाइए और उसके बाद प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेकर आप उनको गुना कर दीजिए और उसके बाद जो आपका गुणनफल आएगा वही आपका दिए गए संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। अब देखते हैं कि गुणनखंड के द्वारा किन संख्याओं का ये नहीं निकाल सकते हैं, वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है 300 का वर्गमूल निकालें। तो हमारा प्रोसीजर वही होगा, सबसे पहले जो कुछ अभाज्य संख्या है उन्हें लिख लेते हैं जिनसे हम भाग देंगे और अब 300 के यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, कितना बार में लग जाएगा 150 बार में। फिर इससे देंगे भाग तो लग जाएगा 75 बार में। अब 2 से भाग नहीं लगेगा तो 2 को कट कर देंगे, 3 से भाग लगेगा क्या,
तो 25 बार में लग जाएगा। अब 3 से 25 में भाग नहीं लगेगा, फिर 5 से देंगे तो 5 से भाग लग जाएगा 5 बार में, फिर 5 से भाग लग जाएगा 1 बार में। अब यहाँ पे 1 आ गया तो अब आगे भाग नहीं देंगे। तो 300 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब समान, दूसरा स्टेप क्या था, समान गुणनखंड का जोड़ा बना ले। जोड़ा बना लिया हमने, लेकिन देखिए यहाँ पे 3 एक ही है तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो जब जोड़ा नहीं बन पाता है तो उस संख्या का हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इसमें से तो ले लेंगे और इसमें से भी एक ले लेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा ना उसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर डाल देंगे। ठीक, तो वैसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 5 दूना 10 और √3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। फिर आप √3 का दशमलव में वैल्यू गुणनखंड विधि द्वारा नहीं निकाल सकते। तो इसी कमी की वजह से हम दूसरा जो मेथड है भाग विधि द्वारा वो देखने जा रहे हैं। दूसरी जो विधि है वर्गमूल निकालने की वो है भाग विधि, या जिसे कहते हैं डिवीजन मेथड। तो भाग विधि का उपयोग कब होता है, जब हम किसी संख्या का गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, या फिर कोई बहुत बड़ी संख्या दे दी गई हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है और बहुत टाइम लगता है। तो उन संख्याओं का वर्गमूल हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल से ही आपको समझाता हूँ कि भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। दे दिए गए आपको 99,856 का वर्गमूल निकाले। तो मान लीजिए ये बहुत बड़ी संख्या है और अभाज्य गुणनखंड से निकालने में आपको बहुत टाइम लग सकता है, हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए। तो इसको कैसे हम भाग विधि द्वारा करेंगे वो देखते हैं। पहले जो संख्या दिया गया है उसे आप लिख लें। ठीक, और सबसे पहला काम जो करते हैं वो करते हैं दाएं साइड से जोड़ा बनाएं, मतलब इधर से जोड़ा बनाएं। ठीक, अब जो बच जाएगा, अगर एक बच गया तो एक ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर जोड़ा बन रहा है तो जोड़ा बना देंगे। तो सबसे पहले बाएं साइड से जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब दाएं साइड से, राइट साइड से, इस साइड से जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा, और इसका जोड़ा नहीं बन पाया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। अब सोचेंगे, अब बस इस पर ध्यान देंगे। ठीक, तो 9 में इस संख्या, यहाँ पे जिस संख्या संख्या से भाग देंगे ना उसी संख्या से हमें ये करना पड़ेगा, उतना ही बार में भाग देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 से भाग दे रहा हूँ तो 1 ही बार में भाग देना होगा। 2 से भाग देना होगा तो 2 भागफल भी मेरा यहाँ पे 2 ही होगा। तो मान लो कि पहले मैं 1 से देता हूँ और 1 ही बार में देना है मुझे, तो कितना आएगा 1। तो 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्या इससे बड़ी संख्या भी पॉसिबल है? मान लो कि मैं 2 से यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो 2 से 2 बार में ही भाग दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक, तो 9 में से 4 जा सकता है, ये जा सकता है। एक और संख्या देख लेते हैं, क्या 3 से भाग दे सकते हैं? 3 से 3 बार में देंगे 9, तो ये भी हम दे सकते हैं। तो ये 9 से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। क्या इससे बड़ी संख्या से हम भाग दे सकते हैं? 4 से भाग देंगे 4 बार में तो 16। क्या 9 में से 16 घट जाएगा? 9 में से जब 16 घटाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो हमें माइनस नहीं आना चाहिए। तो घटाने पे हमारा कम से कम 0 या फिर 0 से बड़ा आना चाहिए। तो हम किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो 3 से हम भाग देंगे कितनी बार में? 3 बार में। तो 3 तिहाई 9, घटाने पे कितना बचेगा? 0। ठीक, अब अगला स्टेप है वो क्या करेंगे, और उसके बाद ये दोनों संख्या हम यहाँ पे उतार देंगे, एक जोड़ा उतार देंगे। ठीक, एक जोड़ा उतार देने के बाद अगला है वो क्या करना है, सॉरी मतलब मैं ये कर दिया, मतलब ये नहीं होना चाहिए, लाइन ड्रॉ मैंने फालतू का कर दिया है, लाइन ड्रॉ नहीं होगा। तो अब क्या होगा, जो हमारा ये 98 आया है उसमें हम भाग देंगे।
कितने से भाग देंगे, तो जो संख्या से पहले मैंने यहाँ पे लिखा था यहाँ, उसको यहाँ पे लिखकर जोड़ देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वो संख्या यहाँ पे भी लिखेंगे। तो मान लीजिए कि मैं 1 लिखता हूँ, 6 के बाद 1, तो गुना कितना करेंगे, 1 से ही करेंगे। तो कितना हो जाएगा 61। क्या 98 में से 61 जा सकता है? ये जा सकता है। एक और बड़ी संख्या देख लेते हैं। 6 के बाद मैं अगर 2 लिखता हूँ तो 2 से गुना भी करेंगे, कितना हो जाएगा 124। क्या 98 में से 124 जा सकता है? नहीं जा सकता है, तो हम ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं और यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। तो 61 जब घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7 और 3। ठीक, अब जो 1 यहाँ लिखा है उसे फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा 6 और 2, और इस जोड़ा को फिर यहाँ पे उतार देंगे। ठीक, अब देखते हैं कि 6 2 के बाद कौन सी संख्या लिखेंगे तो इसके करीब सबसे करीब वाली संख्या आ जाएगी। तो 6 2 के बाद अगर 1 लिखते हैं तो 1 से गुना करेंगे तो वो 621 होगा। 3756 में से 621 आसानी से घट जाएगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 से हमें गुना भी करना होगा। ये कितना हो जाएगा 1244। 1244 भी कट जाएगा, मतलब इसमें से घट जाएगा। अब मैं इसके बाद 3 लिखता हूँ अगर, तो 3 से हम गुना भी करेंगे 1869। 3700 में से 1869 आसानी से घट जाएगा। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो 4 से गुना भी करेंगे, ये हो जाएगा 2496। 3700 में से 2496 आसानी से घट जाएगा। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ठीक, 5 लिखने के बाद कितना हो जाएगा, ये 3125। तो 3700 में से 3125 भी घट सकता है। तो अब मैं 6 लिख कर देखता हूँ तो ये आ जाएगा 3756। अगर 3756 में से 3756 जाएगा तो कितना बचेगा 0, मतलब जो भाग लगेगा वो इस बार 626 से लगेगा। तो कितना हमें लिखना होगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे लिखना होगा कितना 6। तो 3756 जब घटाएंगे तो सारा 0 हो गया। तो यही हमारा वर्गमूल होगा। ठीक, तो ये प्रोसीजर आप याद कर लेना। एक और एग्जांपल देखते हैं, वो है 10/√10 का वर्गमूल बताएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे में वर्गमूल होगा उसे सबसे पहले हटाने का कोशिश करेंगे। तो कैसे हटाते हैं वो देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में भी इस रूट से गुना कर देंगे और नीचे में भी इस रूट से गुना कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 10/√10। और हमने एक फार्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, √x गुने √y, वो क्या होता है √xy। ठीक, तो √10 गुने √10 जब गुना करेंगे तो 10 गुने 10, तो ये क्या हो जाएगा 10√10, और ये √100 हो जाएगा। √100 का वैल्यू कितना आता है, वो आता है 10। ठीक, तो 10 लिख देंगे। अब हमें क्या रह गया, सॉरी वर्गमूल मैंने लिख दिया है, 10/, इसका वैल्यू बताना होगा। ये हो जाएगा, वर्गमूल निकाला बहुत ही मुश्किल है उसका। इसका होगा वैल्यू होगा कि मतलब इसका वैल्यू ज्ञात करें, तो वो मैं बताने जा रहा। इसका मान बताएं, तो ये हो जाएगा। अब बचेगा कितना √10, मतलब यहाँ पर अब क्या करना है आपको, बस 10 का वर्गमूल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या इसे अभाज्य गुणनखंड से निकाल सकते हैं या नहीं। तो 10 दे दिए, 2 से भाग लग जाएगा 5 बार में, 5 लग जाएगा 1 बार में। यहाँ पे जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 10 का, तो ये होगा। यहाँ पे ना इसका जोड़ा बन रहा है ना इसका जोड़ा बन रहा है, तो इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड से नहीं निकाल सकते आप इसे। दूसरा मेथड था क्या, भाग विधि द्वारा। तो अब क्या करेंगे, इसका तो निकलेगा नहीं, तो ये दशमलव में जाएगा। ठीक है, तो दशमलव में कुछ जितने अंक तक निकालना हो दशमलव के बाद
उतना पेयर उतना जोड़ा 0 दे देंगे। अगर मेरे को दशमलव के बाद एक ही अंक तक चाहिए तो एक जोड़ा दे देंगे दशमलव का। और ध्यान देने वाली बात है कि दशमलव के बाद बाएं साइड से जोड़ा लगाते हैं। अगर 2 अंक तक चाहिए तो 2 जोड़ा, 3 अंक तक चाहिए तो 3 जोड़ा। ठीक, अब जो हमारा भाग निकालने का तरीका था वैसा ही है। और जो ये हो गया हमारा दशमलव का पार्ट हो गया, और ये हो गया पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक में क्या करते हैं, हम दाएं से लगाते हैं और दशमलव वाले पार्ट में बाएं से लगाते हैं जोड़ा। तो 10 में किससे लग जाएगा भाग, 3 से आसानी से लग जाएगा 3 बार में। तो 9, 1 बचेगा। अब इस 2 0 को उतार देंगे, दशमलव के बाद वाले को उतारे हैं तो दशमलव डाल देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 3 6 हो जाएगा। कितनी बार में भाग लगाएंगे, 1 बार में। तो कितना आ गया, 61, 39, 0 0। अब क्या कीजिए, फिर 1 को जोड़ दीजिए, 6 2। जब 6 बार में आप लगाएंगे तो ये कितना होगा, 37 56 होगा। आपको आ जाएगा यहाँ पे 144 आ जाएगा। ठीक, और जब आप इस 6 को यहाँ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 3 2। तो 2 बार में आप भाग दे दीजिए, फिर ये आ जाएगा कितना आपको, 12 644। जब आप इसे घटाएंगे तो आ जाएगा ये 1756। तो हम 3 अंक तक ही निकाल रहे हैं, तो √10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.162। तो प्लीज़ आप इस प्रोसीजर को याद कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है वो है घन संख्या या फिर क्यूब नंबर। तो किसी संख्या को परस्पर 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का घन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 का घन क्या होगा, 2 का घन क्या होगा। ठीक, तो घन निकालने के लिए क्या करता है, जो संख्या में दिया हुआ है उसी को 3 बार गुना कर देते हैं। तो ये 8 इस 2 का घन होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 3 का घन क्या होगा, तो 3 का घन निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को 3 बार गुना कर देंगे। तो ये 27 इस 3 का घन होगा। ठीक है, तो वर्ग में क्या करते थे, उस संख्या को 2 बार गुना करते थे और घन में उसी संख्या को 3 बार गुना करेंगे। अब कुछ घन की विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता है धन पूर्णांक या फिर जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं का घन या क्यूब धनात्मक संख्या होता है। जैसे मैं +2 का अगर क्यूब निकालूं तो +8 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव आया। उसी तरह +4 का क्यूब अगर निकालूं तो +64 आएगा, मतलब ये एक पॉजिटिव संख्या है और उसका क्यूब भी पॉजिटिव ही आएगा। दूसरा है ऋण पूर्णांक, मतलब नेगेटिव इंटीजर का घन या फिर क्यूब ऋणात्मक यानी नेगेटिव ही होता है। यहाँ पे -2 एक नेगेटिव संख्या है, उसका क्यूब निकाल रहे हैं, तो मतलब क्यूब निकालने का मतलब उसको क्या, -2 को मतलब -2 से ही 3 बार गुना कर देंगे। -2 गुना -2 गुना -2। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 2 दूना 4, तो -2 गुना +4। तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और 2 चौका 8, तो -8। तो नेगेटिव संख्या का क्यूब भी नेगेटिव आएगा। अगला है सम पूर्णांक का घन सम होता है और विषम पूर्णांक का घन विषम होता है। 2 एक सम संख्या है, इसका क्यूब यानी घन 8 जो कि सम ही आएगा, और 3 एक विषम संख्या है, उसका क्यूब एक विषम संख्या ही आएगा। अगला जो टॉपिक है वो है घनमूल या फिर क्यूब रूट। तो किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। इसका चिन्ह या संकेत क्यूब रूट होता है। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 8 का क्यूब रूट वह संख्या होगा जिसका घन या फिर क्यूब करने पे फिर हमें 8 मिल जाए। तो 2 का अगर हम फिर यहाँ पे 8 का क्यूब रूट 2 आया है, तो अगर 8 का हम क्यूब करेंगे तो हमें फिर 8 मतलब ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो
ये 2 जो हुआ इस 8 का क्यूब रूट हो गया। उसी तरह 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5, और 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 6। क्यूब रूट को आप ऐसे भी लिखते हैं, जो संख्या दिया गया है वो लिख दीजिए और उसका 1/3 कर दीजिए, तो उससे भी समझ में आ जाता है कि क्यूब रूट निकाल रहे हैं। अब इसका 2 फीचर है, वो है, देख लीजिए, प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा। क्यूब रूट अंदर a गुने b, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट a इंटू क्यूब रूट b, और दूसरा हो गया क्यूब रूट a/b इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट a बाई क्यूब रूट b। तो ये 2 फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। और आगे हम कुछ देख लेते हैं कि वर्ग संख्या का ये देख लेंगे, एग्जाम्पल वगैरह याद कर लेंगे, और कुछ घन संख्या का ये एग्जाम्पल याद कर लेंगे जो आपको हमेशा काम आएगा। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ संख्याओं के वर्गमूल और कुछ संख्याओं का घन लिख दिया हुआ है, जिन्हें आप याद कर लें, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगा। या हो सकता है अगर आप नहीं याद करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा उन्हें कैलकुलेट करने में, तो बेहतर होगा कि कम से कम 20 तक की संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल आप याद कर लें, और 15 तक की संख्याओं का घन और घनमूल याद कर लें। और अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई टॉपिक समझ ना आया हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और फिर जिन स्टूडेंट्स को नवोदय, सैनिक, सिमुलतला, नेतरहाट किसी तरह के विद्यालय की तैयारी करनी हो ऑनलाइन, तो वो प्ले स्टोर से नवोदय ऐप डाउनलोड कर ले। वहाँ पे फ्री ऑनलाइन लाइव क्लासेस दी जाती हैं और आपको कंटेंट्स भी फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। और आखिर में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।